Hello students, today I am going to start 12th class physics 7th chapter alternating current। तो हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सर्किट थ्योरी। और सर्किट थ्योरी में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड के प्लेन पर की पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो वन बाय वन हम एक एक सर्किट को लेंगे और उस पे बेस्ट प्रॉब्लम्स को लेंगे, जिससे आपका ये कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, ये बेसिक्स हैं सर्किट थ्योरी के, ये बेसिक्स हैं। अगर ये आपको क्लियर हो गए तो आपको जब इनके कॉम्बिनेशन पढ़ने होंगे LR, RC, LC, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। ओके, तो आप समझोगे कि ये तीन सर्किट आने के बाद आने वाले 4 जो सर्किट होंगे, सर्किट थ्योरी के जो पार्ट्स हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी वे में आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो देखो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने 7 पॉइंट्स एज्यूम कर लिए और उन 7 पॉइंट्स को लेकर हम वन बाय वन तीनों को समझेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया सर्किट डायग्राम। हमारे पास है क्या, AC सर्किट विथ वनली रेजिस्टर। अब ये रेजिस्टेंस का केस हो गया। अब जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया तो उस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए सर्किट डायग्राम पहले समझेंगे। और सर्किट डायग्राम होगा क्या इसका, बहुत सिंपल है। मुझे क्या करना है, एक रेजिस्टर लगाना है। मैंने ये रेजिस्टर अप्लाई कर दिया और इसको कनेक्ट करना है एक AC सोर्स से। तो मैंने AC सोर्स ये लगाया। अब AC सोर्स में प्लस माइनस आपको नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का या करंट का, वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। ये हो गई इसकी इक्वेशन। ये हमारे पास है R, ये हो गया रेजिस्टर। अब देखिए यहाँ से जब इसमें करंट जाएगा तो यहाँ होगा प्लस और यहाँ होगा माइनस, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको आप बोलोगे VR। क्या बोलोगे, VR। करेक्ट हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, फिर मुझे चाहिए इसकी इक्वेशन। किसकी इक्वेशन चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। तो क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ वोल्टेज हो गई, जो मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। फिर थर्ड बात ये आती है कि हमें समझना है इक्वेशन ऑफ करंट। हर टॉपिक में आपको स्टूडेंट सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करना है कि इक्वेशन ऑफ करंट कैसे फाइंड आउट करो। और दूसरी बात, जो इक्वेशन करंट की आएगी वो कैसी होनी चाहिए, वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, साइन के फॉर्म में होनी चाहिए। करेक्ट। तो देखिए इक्वेशन ऑफ करंट फाइंड करनी है तो सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ पर आप वोल्टेज की इक्वेशन लिख लो। लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखिए यहाँ से आप KVL अप्लाई कर दो, यूजिंग KVL रूल। और KVL आपको आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL लॉ। यूजिंग KVL अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, यहाँ पर वोल्टेज V है। ठीक है, मैंने V लिया तो यहाँ से आया V। क्लियर। और क्या आया, यहाँ देखेंगे तो VR नेगेटिव से निकल रहे हैं तो माइनस VR इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ क्या लिखूँगा कि V इज इक्वल टू VR, और जो VR की वैल्यू होती है वो होती है IR। ये निकल आया। करेक्ट। अब यहाँ से क्या करना है कि अब यहाँ R को नीचे कर देना है, तो I की वैल्यू हो गई V अपॉन R। ये आपने फाइंड आउट किया, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ V की वैल्यू पुट करिए, V की ये वैल्यू है इंस्टेंटेनियस, तो आपको I इंस्टेंटेनियस इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा V नॉट साइन ओमेगा t, और यहाँ से क्या होगा, R इसके नीचे आएगा। तो V नॉट अपॉन I नॉट क्या होता है, V नॉट अपॉन I नॉट होता है ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से क्या आएगा, I नॉट साइन ओमेगा t। तो आप देख पा रहे हो ये इक्वेशन जैसा वोल्टेज की इक्वेशन थी, वोल्टेज की भी इक्वेशन में साइन आ रहा था, यहाँ भी साइन आ रहा। तो आप समझ गए कि ये इक्वेशन इससे मैच कर रही। साइन के फॉर्म में चाहिए थी, आपने साइन के फॉर्म में इसको डिराइव कर दिया। अब आपको 3 चीज़ें समझ में आ गई, सर्किट डायग्राम, करेक्ट, फिर इक्वेशन ऑफ वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया हुआ, फिर इक्वेशन ऑफ करंट कैसे समझा आपने समझा KVL रूल के थ्रू।
फिर आपको चाहिए फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस कैसे देखते हो, पहले तो मैं आपको फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली में फेज डिफरेंस है क्या। देखिए फेज डिफरेंस का मतलब होता है, फेज डिफरेंस ये आता है फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है फाई, एंड फाई इज द व्हाट, फाई का मतलब होता है मॉड ऑफ, पहले तो आप मॉड लगा लीजिए, मॉड के बाद आप क्या करोगे, मॉड के बाद स्टूडेंट आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे फेज ऑफ वोल्टेज, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, दोनों का मॉड लगा लीजिए। तो ये यहाँ से निकाल आता है फेज का फॉर्मूला। अब जरा यहाँ चेक करिए क्या होता है फेज, यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन आपको मालूम है, ये वोल्टेज की इक्वेशन, ठीक, और आपको फेज चाहिए, तो फेज क्या आएगा जरा देखिए, ये जो साइन के बाद लिखा होता है ये एंगल, यही होता है फेज। तो यहाँ कितना फेज आएगा, लिखा है मैंने फेज ऑफ वी, तो आप क्या करोगे मैग्नीट्यूड लगाइए, फिर लिखोगे फेज ऑफ वी ओमेगा टी माइनस आई का कितना फेज है ओमेगा टी, क्या आ गया ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, कितना यहाँ से फेज मिला 0। मतलब यहाँ लिखना है आपको दैट इज करंट, दैट इज करंट इन सेम फेज विथ वोल्टेज। कब केस ऐसा होगा, ये केस तब होगा जब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, एक रेजिस्टर लगा होगा जिसकी रेजिस्टेंस आर है, करेक्ट। तो आपने इन चार चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपोजिशन टू करंट। अपोजिशन टू करंट क्या होता है, अपोजिशन करंट का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ देखो कि आर इजकल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट, सिंपली ये हो गया अपोजिशन टू करंट। अब हम बात करते हैं वेव फॉर्म की। वेव फॉर्म कैसे बनाओगे और फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे। देखिए अगर वेव फॉर्म बनाना है तो आप इस तरह से 4 लाइन ड्रा करिए, कितनी 4 लाइन ड्रा करिए। एक लाइन मैंने ये ड्रा कर दी, दूसरी ये मैंने लाइन ड्रा कर दी, फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन और ड्रा कर दी। अगर आपको वेव फॉर्म बनाना है तो इस तरह की 4 लाइंस आपको ड्रा करनी है, कर लिया। अब देखिए जो वोल्टेज होता है, क्या जो वोल्टेज है उसको आप दिखाओगे डार्क लाइन से, मैंने दिखाया ये वोल्टेज की लाइन है, क्लियर। अब ये मैंने वोल्टेज दिखाया ऐसे, ये वोल्टेज मेरा ऐसे चल रहा है, क्लियर। अब मुझे दिखाना है करंट। अब जो करंट होता है यहाँ देख रहे हो, जो करंट है वोल्टेज के साथ सेम फेज में है, मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, क्लियर। अब फेज डिफरेंस नहीं है मतलब क्या हो गया, क्या वोल्टेज और करंट की वैल्यू सेम होती है, बिल्कुल नहीं, वोल्टेज ज़्यादा होता है, क्योंकि घर में जो हमारे वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहा है। क्या करंट भी 220 वोल्ट है, नहीं ना। तो करंट कितनी आती है, मैक्सिमम 10-15 एम्पियर, या कह सकते हो कि 25 एम्पियर, इससे ज़्यादा तो नहीं। अब क्या हो रहा कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि सेम फेज है। मतलब जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा हो तो जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाओगे, मतलब वोल्टेज और करंट चेंजेस टुगेदर होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो हमने क्या दिखा, इससे ये कम है, मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम हुआ यहाँ, फिर ये हो गया मिनिमम, फिर इसका मैक्सिमम यहाँ हुआ, फिर यहाँ पे ये मिनिमम हुआ, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हुआ ये, और यहाँ पर फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, और यहाँ पर फिर मिनिमम। मतलब ये तो करंट है, ठीक, और इसके ऊपर की जो लाइन है वो है वोल्टेज की। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, क्या, देखिए ये चीज़ जो दिखाई जाती है ये है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो ये इक्वेशन है ये है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से बनाया जाता है इसका वेव फॉर्म। देखिए यहाँ तक जो होता है ये है, ये आया आपके पास V,
और जो ये आ रहा है इतना पार्ट, इतना, ये है I। क्लियर? तो ये वोल्टेज की इक्वेशन हो गई और ये हो गई करंट की। तो इस तरह से आपने इसका वेव फॉर्म बनाना सीख लिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसका फेज़र डायग्राम। देखिए फेज़र डायग्राम कैसे बनाओगे, इसी में मैं आपको सिखा देता हूँ फेज़र डायग्राम बनाना। सबसे पहले क्या करिए, एक मेन लाइन ड्रा कर लीजिए। अब इसमें भी 4 लाइन्स आपको ड्रा करनी है, तो एक लाइन मैंने यहाँ बना दी। क्लियर? दूसरी लाइन मैंने ये बना दी। नीचे भी ऐसे ही मैंने 2 लाइन ड्रा कर ली। आप समझिए, ये हो गया 0 की लाइन, यहाँ हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस थी। ठीक है, इस पे चल रहा है टाइम। एक्स एक्सिस पे क्या चलता है, टाइम लिख देता हूँ मैं, टी। यहाँ पर भी टी। अब आप समझ रहे हो कि ये कितना टाइम है, यहाँ तक टाइम हो गया t/2, यहाँ हो जाता है यहाँ हो जाता है t। एक ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अब जरा देखिए, अब मुझे करना क्या है, मुझे ये बताना है कि V और I दोनों सेम फेज में हैं। सेम फेज में होने का मतलब क्या हो गया कि देखिए दोनों सेम फेज में, तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास V हो गया, इसको बोला मैंने V0। V0 क्या बताता है, जो ये लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो, ये बताता है कि एम्पलीट्यूड को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, लेंथ ऑफ एरो, यहाँ मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ एरो क्या होता है, लेंथ ऑफ एरो। लेंथ ऑफ एरो देता है आपको क्या, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो लेंथ ऑफ एरो आपको क्या बताता है, एम्पलीट्यूड को बताता है कि कितना एम्पलीट्यूड है। जरा देखिए, अब इसी लाइन में करंट का भी फेस होगा, इसका मतलब क्या हो गया, करंट को मैं थोड़ा सा छोटा दिखाता हूँ, तो ये हो गया करंट, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I0। अब जरा देखिए, इसी का प्रोजेक्शन इधर कितना होगा, इसका प्रोजेक्शन जो आएगा, क्योंकि ये कितने एंगल पे है, ये है ओमेगा टी पे। अगर V0 का ओमेगा टी पे मैं इधर प्रोजेक्शन देखूंगा तो ये कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी V0 साइन, क्योंकि इधर का जो कंपोनेंट होता है वो आता है साइन। मतलब यहाँ से मिल जाएगा ये V0 साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ओमेगा टी का मतलब क्या होता है, यही तो होता है V, यही होता है आपके पास V। क्लियर हुआ? ऐसे ही I0 का भी प्रोजेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये प्रोजेक्शन। तो कितना आएगा I0 का प्रोजेक्शन, यहाँ पे आएगा I = I0 साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा। तो क्या होता है, नॉर्मली आप क्या लिखते हो, आप नॉर्मली ये तो लिखते हो, ये जो एरो हेड है, ये एरो हेड बताता है एम्पलीट्यूड को, कि करंट का एम्पलीट्यूड कितना है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना है, और उसका प्रोजेक्शन बताता है, क्योंकि इधर होता है इधर होता है साइन कंपोनेंट और नीचे होता है कास कंपोनेंट। ये तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा कि इधर का जो प्रोजेक्शन आया वो प्रोजेक्शन क्या है, V और I का हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है फेजर डायग्राम। बट ऐसा नॉर्मली आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नहीं बनाएंगे, वहाँ एक सिंपल सा बनाएंगे। सिंपल सा कैसे बनाएंगे, सिंपल सा आपको ये बनाना है कि जैसे V और I दिखाना है। क्या दिखाना है, V और I। देखिए मैं यहीं साइड में बना देता हूँ, ये T था। अगर आपको प्रोजेक्ट ये बनाना है फेजर डायग्राम, तो आपको दिखाना है कि V इधर I है। क्लियर? ये V हो गया। अब V में क्या दिखाओगे कि V और I दोनों सेम फेज में होते हैं, तो ये हो गया VR। आप सिंपली ऐसे ही दिखाओगे कि जब आपको दिखाना होगा फेजर डायग्राम रेजिस्टिव सर्किट के लिए, तो सिर्फ आप इसको बना दोगे, तो इससे सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाती है कि जो V है और I है, V किसके लिए, रेजिस्टिव सर्किट के लिए है, ये और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं नेक्स्ट केस करेंगे। सबसे पहले सर्किट ड्रा करते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या होगा जब सर्किट में केवल इंडक्टर लगा हो। इंडक्टर का मतलब L। तो मैंने क्या किया, एक सर्किट लिया और इस सर्किट में एक इंडक्टर अप्लाई कर दिया, और इस इंडक्टर के थ्रू मैंने क्या किया, एक AC सप्लाई दे दी। ये आपके पास AC वोल्टेज हो गया। यहाँ से मैंने यहाँ से दिया V = V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब क्या हुआ, ये होता है L, ये होता है L। अब क्या हुआ, जैसे ही इसमें करंट जाएगा तो करंट जाने पर क्या होगा,
इसमें भी एक करंट प्रोड्यूस होगा जो इस मेन करंट का अपोज करेगा। यहाँ से करंट जा रही है आई, तो अब इसमें भी करंट प्रोड्यूस हुआ। मतलब क्या हुआ कि पहले करंट के जाने से बना मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, और उस ईएमएफ के थ्रू क्या हुआ, एक करंट प्रोड्यूस हुआ जो इस मेन करंट का अपोज करती है। इसका मतलब ये इंडक्टर बन जाता है एक बैटरी। कैसे बन जाता है, यहाँ मैं शो करके दिखा देता हूँ। इसका अपोज करना है तो इसका मतलब इस साइड का बन जाएगा प्लस और इस साइड का बन जाएगा माइनस। ऐसी कुछ बैटरी बन जाएगी। आप समझिए कि इंडक्टर बन गई बैटरी, इंडक्टर बन गई बैटरी। तो ये चीज़ समझ गए। तो इस इक्वेशन को पहले यहाँ लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ वोल्टेज क्या है, V = V0 sin ओमेगा t। सारा फोकस हमें कहाँ करना है, इक्वेशन ऑफ करंट पे। तो देखिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग KVL। हम KVL यूज़ करते हैं, और KVL यूज़ करते समय क्या करना है, मुझे ये देखना है कि यहाँ से वोल्टेज निकला, मतलब यहाँ से वोल्टेज कितना है, V है, तो मैंने लिखा यहाँ पर V। जब यहाँ वोल्टेज मिला तो वो कितना आएगा, VL, क्योंकि L के क्रॉस VL आता है, R के क्रॉस VR आता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, -VL आ जाएगा, = 0 कर दिया मैंने। अब जरा देखिए यहाँ से क्या आएगा कि जो VL की वैल्यू है वो कितनी है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे VL। अब VL की वैल्यू कितनी आई, VL होता है L di/dt, ये आता है। जो VL होता है, VL की वैल्यू L di/dt। तो यहाँ से क्या मिल सकता है, जरा देखिए, यहाँ से हम रोकेंगे di, तो di रोक लेंगे तो क्या मिलेगा, di मिलेगा यहाँ से क्या आ जाएगा, V/L आ जाएगा, V/L और dt आ गया। क्लियर। देखिए dt को मल्टीप्लाई कर दिया, V dt, और L से डिवाइड कर दिया। अब V की जगह पे आपको वैल्यू मालूम है इक्वेशन ऑफ वोल्टेज की, तो पुट करोगे क्या आएगा, V0 sin ओमेगा t, और नीचे रहेगा L। क्लियर हो गया। तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी और आगे लिख दिया dt। अब मुझे करना है क्या, इसका मुझे करना होगा इंटीग्रेशन, जिससे मुझे I मिल जाए। तो I मिलने के लिए क्या आएगा, मैं यहाँ लिखूँगा di, इंटीग्रेशन होगा तो क्या मिलेगा, जाके यहाँ से आपको मिलेगा V0 और L। तो ये तो हो गया कॉमन। यहाँ अंदर कितना बचा, यहाँ बचा साइन ओमेगा t, और बच गया dt बच गया। अब ये वैल्यू क्या देगा फॉर कंप्लीट साइकिल, जरा देखिए यहाँ से कितना आने वाला है, ये आ गया I, V0/L आया। साइन ओमेगा टी का क्या होता है, साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और वैल्यू क्या आएगी नीचे, ये आएगी ओमेगा। तो इसको आप लिखोगे क्या, इसको लिखोगे V0, नीचे लिखोगे L ओमेगा, और ब्रैकेट में कितना आया, माइनस कॉस ओमेगा टी, कितना आया, माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ भी रही होगी कि ओमेगा टी कैसे आ गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ से ओमेगा टी क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या करना है मुझे, ये मैंने ओमेगा टी लिखा हुआ है, ओमेगा टी। आप सुनिए यहाँ से बेटा, अब क्या आएगा कि मैं लिखूँगा इसको I = यहाँ से V0/ओमेगा L। क्लियर। मुझे कॉस को बनाना है साइन के टर्म में, तो क्या करूँ मैं, देखिए कॉस को साइन बनाना है, माइनस अंदर ही है अभी, तो कॉस को लिख सकते हो क्या, कॉस को लिख सकते हो साइन 90 मतलब π/2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का मतलब ओमेगा टी। अब क्या हो गया, इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, अंदर भेजोगे तो प्रॉपर्टी होती कैसी, साइन माइनस साइन थीटा = हो जाता है क्या, साइन माइनस थीटा। मतलब क्या होता है कि जो माइनस बाहर है उसको हम थीटा के साथ ले सकते हैं, और थीटा के साथ लोगे तो क्या आएगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा V0/, इसको लिखेंगे XL, क्या लिखेंगे XL, और क्या आता है अंदर से, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2।
2। ये इक्वेशन आ जाती है। अब मुझे बताना है कि एक्सेल क्या है। एक्सेल यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है। कौन सा है, रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एल। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए ये रेजिस्टेंस है, मैंने लिख दिया। एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम। इसको आप याद रखोगे। अच्छा यहाँ क्या हो गया, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो क्या आता है, करंट। तो आप क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये देख रहे हो इक्वेशन, आप सारी आपकी ये इक्वेशन जो है पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुकी है किसकी, इस फॉर्म में। तो यहाँ से अब आप फेज डिफरेंस इजीली फाइंड कर सकते हो। देखते हैं क्या होता है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस के स्टूडेंट क्या देखोगे, आप देखोगे यहाँ पर ये टर्म जो साइन के साथ होता है, और यहाँ भी देखोगे वोल्टेज में भी साइन के साथ क्या होता है। तो फेज डिफरेंस निकालना आपको आ गया है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड लगा दीजिए, फिर फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से देखोगे मॉड, और इसका कितना है, देखिए वोल्टेज का फेज कितना, ओमेगा टी माइनस यहाँ से कितना है, ये चेक करिए, ये है यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो क्या करोगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आया कितना, देखो यहाँ पे माइनस है और ऐसे है, जब इसको अंदर करोगे तो माइनस ये होगा और ये हो जाएगा प्लस, तो अंदर आया पाई बाई 2। तो मतलब आपको पता चल गया कि पाई बाई 2 फेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट हमारी क्या कर रही है, करंट हमारी जो है वो यहाँ देखिए लैग कर रही। क्या कर रही, लैग कर रही। क्यों, क्योंकि ये ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे है। मैं क्या लिखूँगा, दैट इज, यहाँ लिखेंगे दैट इज करंट लैग्स। अब लैग कर रही करंट लैग्स बाय वोल्टेज विथ बाय वोल्टेज इन फेज, बाय फेज, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे आप, लैग्स विथ वोल्टेज इन फेज पाई बाई 2। ये हो गया, मतलब हमारी जो करंट है वोल्टेज से कितना पीछे है, वोल्टेज में ओमेगा टी है, तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाती है। तो ये चीज़ समझनी थी। अब अपोजिशन ऑफ करंट क्या होता है, अपोजिशन करंट का मतलब ये होता है कि कितना रेजिस्टेंस, तो मैंने यहाँ लिखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, जब इंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। और वो कितना आता है, देखिए वो होता है एक्सेल। क्या होता है, एक्सेल। एक्सेल इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वी नॉट अपॉन, यहाँ पर कि ये एक्सेल का मतलब क्या हुआ कि ये आया था, ये यहाँ पर वी नॉट है, तो मैंने क्या लिखा, वी नॉट अपॉन एक्सेल इक्वल टू आई नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी नॉट अपॉन ये जो आया है, तो यहाँ से लिखूंगा मैं क्या, वी नॉट अपॉन आई नॉट, तभी तो एक्सेल हुआ। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा दूसरे हिसाब से समझिए कि वी नॉट को अगर हम √2 से डिवाइड कर दें और आई नॉट को भी √2 से डिवाइड कर दें तो क्या होता है, √2 से डिवाइड करोगे तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, वी नॉट अपॉन √2 क्या होता है, वी आर एम एस। तो यहाँ से ये हो जाएगा वी आर एम एस और नीचे बन जाएगा आई आर एम एस, तो ये भी इसके इक्वल हो जाता है। अच्छा, एक्सेल की वैल्यू एक्चुअली में होती है ओमेगा एल। क्या होती है, ओमेगा एल। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 2 पाई एफ एल। यहाँ से क्या होता है, इसकी जो यूनिट है मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि ओम होती है। क्या होती है यूनिट, यूनिट होती है इसकी ओम। किसकी यूनिट होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की। अच्छा, यहाँ से एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्या, एक ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ आता है, जरा देखिए, एक्सेल और एफ में रिलेशन आता है, एक्सेल और एफ में रिलेशन है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से क्या आता है ग्राफ, ये होता है एफ और ये होता है एक्सेल। एक्सेल और एफ में जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये ग्राफ होता है एक्सेल वर्सेस एफ, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड
वर्सेस विथ फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ बना दोगी। अब आपको समझाना है मुझे वेव फॉर्म समझाना है और फेजर डायग्राम समझाना है। ठीक है, दोनों चीज़ समझनी है, वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन मैं इधर से हटा देता हूँ। देखिए ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, समझ चुके हैं आप। अपोजिशन टू करंट हो गया, वेव फॉर्म बताना है मुझे, और फेज़र की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ समझिए, आप क्या करना है, आपको चाहिए वेव फॉर्म। वेव फॉर्म क्या आएगा, वेव फॉर्म के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लाइन ड्रा करिए। ठीक है, लाइन ड्रा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से लाइन ड्रा करनी है, ये लाइन आप ड्रा करते हो, 2 लाइन्स ऊपर कर दीजिए ड्रा और 2 लाइन्स नीचे ड्रा कर लीजिए। ठीक है, एक डार्क लाइन बनानी है आपको। तो ये हो गया आपके पास वोल्टेज, ये आपके पास बन गया वोल्टेज। क्लियर है। अब आपको सोचना है थोड़ा सा, क्या सोचना है कि जो करंट की इक्वेशन है वोल्टेज की, तो ये है, करंट में क्या है, लैग कर रहा है, मतलब π/2 टाइम बाद स्टार्ट होता है करंट। मतलब जो करंट मैक्सिमम होगा वो होगा π/2 टाइम्स बाद। मतलब ये वाली बात 90 की है। ठीक है, ये 90, मतलब हमारा जो करंट होगा वो π/2 बाद, इतनी देर बाद मैक्सिमम होगा। मतलब कहीं यहाँ पर मैक्सिमम होगा, जाके इस जगह मैक्सिमम होगा। इस डायरेक्शन में कहाँ होगा मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये वोल्टेज का मैक्सिमम होने वाला है। तो इसके π/2 बाद मैक्सिमम होगा। तो यहाँ होगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे होगा। तो बनाना कैसे, जरा देखिए, ये जो करंट हमारा स्टार्ट हुआ वो ऐसे आया, यहाँ से ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब हमको यहाँ स्टार्ट कराना है ऐसे। देखिए ये π/2 टाइम्स, यहाँ पे पाई ये होता है हमारे पास। देखिए ये ये मैक्सिमम है π/2 पे। ठीक है, यहाँ होता है, देखिए यहाँ पे आता है पाई, क्लियर, आता है पाई। इसका मतलब है कि ये कितने टाइम बाद हो रहा है, ये यहाँ मैक्सिमम हो रहा है, तो उसके ये इतने टाइम के बाद हो रहा है। मतलब यहाँ पर तो हमारे पास क्या आता है, एक कंप्लीट हो जाता है आइसोलेशन। तो इस कंप्लीट के बाद जरा देखिए क्या आएगा, जाके यहाँ पर हमारे पास आया क्या करंट, ये यहाँ पे आया। तो मुझे क्या दिखाना, सॉरी ये दिखाना था मुझे कि करंट की वैल्यू ऐसे आएगी, यहाँ पे ये ऐसे आएगा, फिर ये होगा, और फिर जब ये मैक्सिमम होगा तो ये होगा मिनिमम, और फिर ये ऐसे आएगा, जब ये मैक्सिमम है तो ये होगा मिनिमम, और फिर ये ऐसे जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा कि जब ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, यहाँ पे इस साइड में जब ये वोल्टेज की वैल्यू 0 पे है, तो ये इससे पीछे है π/2। इसका मतलब ये π/2 पीछे हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा, फिर देखिए π/2 हो गया, जब ये मैक्सिमम हो गया तो करंट की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ, जब वोल्टेज 0 हुआ तो करंट हो गया मैक्सिमम। ठीक, अब क्या हुआ, जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो करंट की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर वोल्टेज 0 हो गया उस टाइम पे करंट मैक्सिमम हो गया। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये आपने सीखा कैसे बनाना है, ये आपको बनाना है वेव डायग्राम। तो ये वाली चीज़ आपको मिलेगी v = v0 sin ω t, और यहाँ से ये जो मिलता है ये मिलता है I = I0 sin ω t - π/2। अब मैं आपको बताता हूँ कि फेज़र डायग्राम कैसे बनाना है। फेज़र डायग्राम भी बहुत आसान है, यहीं पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए फेज़र डायग्राम के लिए क्या करना है, ये लाइंस आपको ड्रा करनी है। ये हो गई 0 की लाइन, ये जो बीच की लाइन होती है वो टाइम एक्सिस होती है, टाइम हो गया। अब जरा देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वोल्टेज को दिखाना है, और वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक वोल्टेज की लाइन बना दी, वोल्टेज की लाइन ये मैंने बना दी, ये हो गया V0। फिर मैंने बोला कि ये जो एरो हेड होता है ये देता है एम्पलीट्यूड, किसका, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, और इधर जो होगा वो प्रोजेक्शन होगा, मतलब प्रोजेक्शन किसका, वोल्टेज का। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो भी मिल जाएगी, V का मतलब V0 sin ω t मिल जाएगा। फिर देखिए
अब यहाँ पर जो करंट है, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये तो ओमेगा टी है। अब कह रहे हैं इस एम्पलीट्यूड से करंट कितना पीछे है, π/2 पीछे है। π/2 पीछे होने का मतलब है कि यहाँ कहीं बनाना है। ये हो गया आपके पास I0। अब ये कितना पीछे है, π/2 पीछे है, तो ये हो गया आपके पास π/2। ये एंगल हो गया π/2। तो आप समझ गए कि बहुत आसान है, बट ये नहीं बनाना है आपको। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो इस सर्किट को नहीं बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, एक सिंपल सर्किट बनाएंगे। देखिए ऐसा लाइन ड्रा करिए आपने, यहाँ पे होता है 0। अब देखिए इस लाइन में होता है I, जिस डायरेक्शन, जिस लाइन में आपको टाइम दिखाना होता है वहाँ I ले लीजिए। अब आपको दिखाना है कि जो करंट है वो पीछे है, समझे। अब यहाँ पे क्या है, अब करंट तो पीछे है, करंट पीछे है तो वोल्टेज कहाँ होगा, वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा होगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, आपको दिखाना है कि करंट लैग कर रहा, लैग कर रहा किससे, वोल्टेज से। तो अगर VL ऊपर हो जाए तो I कितना लैग करा वोल्टेज से, 90 डिग्री पीछे है। तो हमारी बात तो सही हो गई, हमने बताया था अभी कि करंट लैग्स विथ फेज π/2। क्या है, करंट हमारी लैग कर रही है, करंट लैग्स बाय वोल्टेज इन फेज π/2। तो ये इस ग्राफ से ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपको ये नहीं बार बार बनाना है, आपको इसकी हेल्प लेनी है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं AC सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर। तो इसके लिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना पड़ता है, और वो सर्किट होगा C लगाना है आपको, एक कैपेसिटर लगाना है और उसको अटैच करना है विथ AC सोर्स। तो ये आपने अटैच कर दिया, ये आपके पास C है। जैसे जैसे यहाँ से चार्ज आएगा इस पे स्टोर होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आता जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। क्लियर हो गया, ये आपके पास C है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो होता है VC। क्या होता है, VC। और VC, तो ये प्लेट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर जैसे चार्ज गया तो इस पे चार्ज, जैसे जैसे यहाँ से करंट जाता जा रहा है, करंट मतलब चार्ज जा रहा है तो इस पर स्टोर हो रहा है, तो इस कैपेसिटर में स्टोर होता जा रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो VC होगा, और VC इक्वल टू होता है Q/C। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज की इक्वेशन तो मिल गई इजीली आपको, V0 साइन ओमेगा टी। अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ करंट, इसी पे ज़्यादा फोकस फिर आपको करना है। कैसे होगा, यूजिंग KVL। आप KVL यूज़ करिए। KVL यूज़ करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना। KVL यूज़ करोगे तो क्या मिलने वाला है, KVL क्या होगा, यहाँ से V वोल्टेज अप्लाई किया तो V आ गया, यहाँ से VC नेगेटिव साइड से निकल रहे हो तो VC आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया V इक्वल टू VC, और VC की वैल्यू होती है Q/C। क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको V की वैल्यू पुट कर दीजिए पहले, V0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू Q/C आ गया। अब इसको इधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिला, देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा Q इज इक्वल टू, यहाँ से Q इज इक्वल टू मिल गया आपको V0C साइन ओमेगा टी मिल गया। लेकिन आपको तो चाहिए करंट। अब करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू होता है dQ/dt, ये होता है। तो इसका मतलब है यहाँ Q की वैल्यू पुट कर दो, तो d/dt ऑफ, यहाँ हो जाएगा क्या, V0C, यहाँ आएगा साइन ओमेगा टी। ऐसा कर लेंगे। अब देखिए V0C बाहर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से I इज इक्वल टू V0C आ गया, और यहाँ से क्या आया, ये आ गया d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी आ गया। क्लियर। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है cos ओमेगा टी। I इज इक्वल टू V0C, और ये हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा बाहर लाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा I इज इक्वल टू V0 ओमेगा C, ये आ गया cos ओमेगा टी। क्लियर। डिफरेंशिएशन सिंपल सा है। अब क्या हुआ, अब इसको ऐसा लिख सकते थे आप, I इज इक्वल टू V0, यहाँ ले सकते हो 1/ओमेगा C। अब 1/ओमेगा C को हम कहते हैं कुछ, और वो क्या होता है, वो होता है XC।
क्लियर, XC कहते हैं। तो यहाँ से कितना आया cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये जो साइन है वो कॉस में हो जाता है, लेकिन हमको साइन में लिखना है, तो ऐसा हो गया। अब इसको हम और इजी करेंगे तो क्या आएगा, वी नॉट अपॉन XC, यहाँ से आ गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो कन्वर्ट होके आई है, ये साइन इस वोल्टेज की इक्वेशन से मैच करती है। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा XC क्या है। XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम होती है। क्या होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट ओम होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हम इन तीन चीज़ों को निकाल चुके। अब मुझे बताना है आपको कि फेज़ क्या होता है। देखिए फेज़ हमारे पास फोर्थ क्वांटिटी थी। अब फेज़ की बात करोगे, फेज़ देखोगे तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू, फेज़ होता है फाई इज इक्वल टू। अब देखना क्या है कि यहाँ होता है मॉड ऑफ फेज़ ऑफ वोल्टेज, फेज़ ऑफ वोल्टेज ओमेगा टी, और यहाँ पे फेज़ कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो जो ज़्यादा बड़ा हो उसको आगे रखो। तो यहाँ हो गया फेज़ ऑफ मैंने करंट लिख दिया, माइनस फेज़ ऑफ वोल्टेज कर दिया। या ऐसा लिख सकते थे, फेज़ ऑफ वोल्टेज करिए और फेज़ ऑफ करंट करिए और उसका मॉड लीजिए। तो अंदर कितना आया, अंदर आया ओमेगा टी, इसका कितना आ रहा, इसका आ रहा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और उसका फिर मॉड लेना है। तो देखो ओमेगा टी कैंसिल होगा, माइनस पाई बाई 2 आएगा, माइनस पाई बाई 2, उसका मॉड लिखा हुआ है, मॉड लगाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा, सिर्फ पाई बाई 2 आएगा। तो ये चीज़ तो आपने फेज़ बता दी कि फेज़ क्या होता है। इसका मतलब ये हो गया, दैट इज करंट, करंट क्या करेगी, करंट लीड करेगी, दैट इज करंट लीड्स बाय वोल्टेज current leads by voltage leads by voltage in phase with पाई बाई 2। जो हमारी करंट है वो लीड कर रही है वोल्टेज से इन फेज पाई बाई 2। ये हो गया हमारे पास। अब क्या आया, हमने फेज पढ़ लिया। फेज के बाद आता है अपोजिशन, आता है अपोजिशन टू करंट। क्या होता है जरा देखिए, अपोजिशन टू करंट। अपोजिशन टू करंट के लिए क्या करना है आपको, इसके लिए निकालना है रेजिस्टेंस। तो आपने रेजिस्टेंस क्या निकाला है आपने यहाँ से देखिए XC निकालना है। तो XC की जो वैल्यू आई थी वो V नॉट अपॉन I नॉट आई है। इसी को जरा देखो क्या लिख सकते हो, VRMS अपॉन IRMS। कैसे लिख पा रहे हो, क्योंकि V नॉट को √2 से डिवाइड कर दो और I नॉट को भी √2 से डिवाइड कर दो, तो VRMS IRMS बन जाएगा। अच्छा अब यहीं से देखो XC की वैल्यू कितनी है, XC की वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा सी। XC की वैल्यू कितनी है, XC की वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी, यहाँ ओमेगा सी को क्या ले सकते हो 1 अपॉन 2 पाई FC। अब यहाँ से एक अच्छी बात है कि XC की यूनिट तो आपको मालूम है, ये यूनिट ओम होती है, बट ग्राफ अगर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे ग्राफ बनता है इसके बीच में, देखिए ज़रा सा, ये होता है F और ये होता है XC। जब इसके बीच में ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे कुछ बनेगा जाके। क्लियर हुआ, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जाके। रेक्टेंगुलर कहीं टच नहीं करेगा, इसको इन्फिनिटी पे टच करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। मैं और अच्छा सा बना देता हूँ, देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके, XC और F क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ग्राफ बनाना सीख गए, आपको ये आ गया 5th नंबर। अब मुझे 6 बताना है, इसका वेव फॉर्म क्या होता है और इसका फेजर डायग्राम क्या होता है। तो पहले मैं इन दोनों को रब कर देता हूँ, आप इनको अच्छे से समझ चुके हैं, आप इनको नोट भी कर लीजिए।
वोल्टेज की इक्वेशन आपके पास है और आपके पास करंट की भी इक्वेशन है। तो जरा देखिए कैसे बनाना है वेव डायग्राम। वेव डायग्राम, जो वेव डायग्राम होता है उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये लाइन ड्रा करनी है। 4 लाइंस आपको ड्रा करनी है, 4 लाइंस कुछ ऐसे ड्रा करनी है। अब इनमें क्या करना है, एक लाइन होगी वोल्टेज की, तो वोल्टेज के लिए मैंने क्या किया, डार्क बना दिया। क्लियर। अब जरा देखिए होगा क्या कि यहाँ पर बताना है कि जो करंट है, देखिए ये तो लाइन हमारे पास हो गई V = V0 sin ओमेगा टी की। अब हमको करंट बताना है कि करंट क्या कर रहा है। करंट जब वोल्टेज होता है मिनिमम तो करंट होता है मैक्सिमम, तो इसका मतलब करंट यहाँ से शुरू होगा। क्लियर। अच्छा, और जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम होगा, इसका मतलब कुछ ऐसा आएगा जाके, ये यहाँ पे आ गया। और जब यहाँ पर करंट ये होगा मैक्सिमम तो इसका मिनिमम आना चाहिए। ऐसा ही ये वोल्टेज है, ये मैक्सिमम, तो यहाँ पे करंट मिनिमम आना चाहिए, ऐसे आएगा, यहाँ पे आएगा। और ये करंट यहाँ से स्टार्ट होगी, करंट यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये कुछ ऐसे आई, यहाँ से ऐसा। और क्या हुआ कि जब ये मिनिमम होगा, मतलब क्या मिनिमम होगा जब ये, तब यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगी, मतलब कुछ ऐसे आएगी जाके, ऐसे। अब यहाँ पे करंट मिनिमम है तो यहाँ पे वोल्टेज मिनिमम है, तो ये करंट यहाँ से जाएगी और ये गई ऐसे, ये फिर ऐसे आ गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस पॉइंट पर करंट वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम है, तो यहाँ पे ये करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ये कुछ ऐसे आया। अब यहाँ पर ये क्या है, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ करंट क्या होगा, करंट यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा, सॉरी ये जाएगा ऐसे। इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा। तो इस तरह से आपको बनाना है, बनाना बहुत आसान है। जरा देखिए कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 दिखाना है, यहाँ पर वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम होगा। ये दोनों लाइन जो है किसकी, करंट के लिए हैं, ये आई के लिए चल रहा, ये माइनस आई है और ये प्लस आई है। वोल्टेज के लिए ये प्लस भी है और ये माइनस है। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को इजीली बना सकते हो। समझना बस केवल है कि इन दो बीच की लाइनों में करंट चलेगा और ऊपर की जो लाइंस हैं इनमें चलेगा वोल्टेज मैक्सिमम और मिनिमम में। इसी का फेजर डायग्राम जरा देख लीजिए। फेजर डायग्राम क्या होगा, ये मैंने 4 लाइंस फिर बना दी। अब क्या करना है, ये बीच की लाइन हो गई, यहाँ से बनाना है वोल्टेज, तो मैंने वोल्टेज बनाया। ये वोल्टेज के लिए ये जो एरो है बताता है V0 को, क्या बताता है, V0 को। यहाँ मैंने I नहीं लिखा था तो I भी आप लिख सकते थे। ये क्या होता था, I = I0 sin ओमेगा t होता था। ये तो t की लाइन होती थी, यहाँ पे ये भी t की लाइन होगी। अब जरा देखिए, ये हो गया V0। अब जो हमारे पास करंट है वो लीड करती है, मतलब किससे, वो लीड करती है वोल्टेज से। अब वोल्टेज से लीड कर रही है, कितना लीड कर रही है, क्योंकि ये तो हमारे पास ओमेगा टी होता है। क्लियर हो गया। अब वोल्टेज से लीड करती है तो कितना लीड कर रही है, हमने यहाँ लिखा। देखिए इसका प्रोजेक्शन ये होगा तो ये तो है V, ठीक है, इतनी बात आपके पास V होगी। इधर ये हो गया हमारे पास करंट, तो ये हो गया I0, ये हो गया I0। अब ये इसको लीड कितना कर रहा है, ये कर रहा है π/2 लीड कर रहा है। तो ये बनाना आसान हो गया। लेकिन आप इसको न्यूमेरिकल में आपको इसको भी नहीं बनाना। बनाना क्या है, बनाना ये है कि बस आप लाइन खींचिए, ये हो गया I x एक्सिस में और यहाँ लिखा 0। ये है VC का केस। जब VC का केस होता है इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो VC है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वो क्या होता है, करंट से क्या होता है, करंट आगे होती है और वोल्टेज पीछे होता है, कितना, π/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VC और यहाँ रहेगा एंगल कितना, π/2। तो सिंपली आपको ये बनाना रहता है। अब हम लोग बात करेंगे
कि फेज़र समझ लिया। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है फॉर एसी और डीसी, तो उसको भी क्लियर कर देते हैं आपको। बिहेवियर ऑफ एक्सी क्या होता है फॉर एसी एंड डीसी, देखते हैं उसको। बिहेवियर ऑफ एसी, बिहेवियर ऑफ एक्सी फॉर एसी एंड डीसी, फॉर डीसी एंड एसी। तो एक्सी का जो बिहेवियर है वो डीसी के लिए पहले क्या होता है, तो मैं क्या लिखता हूँ फॉर डीसी। फॉर डीसी आप जानते हो कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 0, या ऐसा कर सकते हो कि क्या एफ की वैल्यू डीसी के लिए कितनी 0। अगर एफ की वैल्यू 0 है तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी 1/ओमेगा सी। तो ये होता है 2 πf, यहाँ से आ जाएगा c। और जैसे ही एफ की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या करेगा ये क्या करेगा, इसको इन्फिनाइट कर देगा। मतलब क्या होता है कि जो एक्सी होता है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, वो डीसी के लिए इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट। ऐसा ही क्या होता है फॉर एसी, जरा देखिए एसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ, वो होती है फाइनाइट। क्या होती है, फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होती है। जब फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होगी तो फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू 1/ओमेगा सी अगेन 2 πfc। तो f की वैल्यू फाइनाइट है तो फाइनाइट से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी फाइनाइट आएगा। लेकिन होगा क्या, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा। मतलब एसी के लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये देखिए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपको मालूम है अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ये कम है तो ये रेजिस्टेंस कैसा होगा, देखिए फाइनाइट है वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ इन्फिनिटी है, उतना नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे क्या था, इसकी वैल्यू 0 थी तो इन्फिनाइट आया। लेकिन यहाँ कुछ फाइनाइट फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे कुछ ना फाइनाइट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है वो एसी जब फ्लो होती है तो उसमें रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसी तरह हम समझते हैं कि अगर इंडक्टर के लिए बात करते हैं तो क्या होता है, इंडक्टर का केस क्या होता है, जरा सा देखिए। अगर मैं बात करता कि बिहेवियर ऑफ एक्सेल फॉर डीसी एंड एसी, तो हम बात करते हैं एक्सेल के लिए, तो एक्सेल की वैल्यू कितनी होती है, एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2 πfl। तो फॉर जरा देखिए फॉर डीसी बात करोगे तो क्या आएगा, एफ की वैल्यू 0, तो एक्सेल की वैल्यू यहाँ एफ की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। समझ बात आ गई कि अगर एफ की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पूरा का पूरा 0 आ गया। मतलब 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है जो इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो डीसी जब फ्लो होती है तो उसमें कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। ओके, मतलब इन द फ्लो ऑफ डीसी करंट इन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड नो रेजिस्टेंस। अब जरा देखिए फॉर एसी, जरा देखिए एसी क्या करता है। फॉर एसी के लिए क्या होगा, एफ की वैल्यू होती है फाइनाइट वैल्यू होती है। अब क्या करेगा, एक्सेल की वैल्यू, जब फाइनाइट वैल्यू होगी तो फाइनाइट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से ज़रा देखोगे तो आपको मिलने वाला है 2 πfl। एल फाइनाइट है तो यहाँ से रेजिस्टेंस भी फाइनाइट ही आएगा। तो क्या हो रहा है, जो एक्सेल है वो डीसी के फ्लो होने पर तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, बट एक्सी के फ्लो होने पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो इस तरह से आपने इजी वे में एक्सेल और एक्सी का बिहेवियर समझा। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ग्राफ क्या होता है एक्सेल और एफ के बीच में और एक्सी और एफ के बीच में। तो अब हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेते हैं और जिससे एक्सी एक्सेल का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट करिए फिर मेरे कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम लेते हैं अब ये 2 प्रॉब्लम, एक देते हैं इंडक्टर पर और एक लेते हैं कैपेसिटर पे। देखिए करना क्या है, इस इक्वेशन में एक इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी जा रही है वोल्टेज की और आपसे पूछा जा रहा है कि करंट की इक्वेशन बताइए। तो बहुत सिंपल है, इंडक्टर के केस को थोड़ा सा रिकॉल करिए।
थोड़ा सा रिकॉल करिए कि इंडक्टर के केस में करंट की इक्वेशन क्या होती है। देखिए करंट की जो इक्वेशन थी वो थी I इज इक्वल टू आई नॉट। इंडक्टर का केस है तो जो करंट होती है वो लैग करती है, कितना लैग करती है, π/2 विथ वोल्टेज इन फेज। तो इसका मतलब आया साइन, और यहाँ पे होना चाहिए क्या, इसके फेज से π/2 लेस कर दीजिए। ये फेज है वोल्टेज का, वोल्टेज के फेज से π/2 लैग करती है। π/2 मतलब 90 डिग्री। तो क्या आएगा यहाँ पे 10t प्लस 60 माइनस 90 डिग्री। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि किसमें क्या लैग करता है, किसमें करंट लीड करती है। तो ये केस कैसा था, इंडक्टर का है, इसमें इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है। तो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, यहाँ पे क्या देखोगे, ये आ जाएगा 10t और माइनस 30 डिग्री। तो ये आया। अब यहाँ पे चेंज कर दीजिए कि आई नॉट की वैल्यू क्या होती है। देखिए आई नॉट क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन एक्सएल। अब यहाँ से निकाल लीजिए इसकी वैल्यू कि वी नॉट अपॉन एक्सएल क्या होता है। वी नॉट अपॉन एक्सएल देखोगे तो वी नॉट की वैल्यू कितनी 10 है, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल, तो 10 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी, ओमेगा निकलेगा यहाँ से 10, ओमेगा टी होता है 10 इंटू एल की वैल्यू कितनी 10। तो ये आ गया 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1। क्लियर हो गया। इसको आप डिवाइड करोगे 1/10 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आई नॉट की वो हो गया 0.1 साइन 10t माइनस 30। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ करंट आ गई। इक्वेशन ऑफ करंट के बाद क्या चाहिए, आपको चाहिए IRMS। IRMS क्या होता है जरा देखिए, IRMS होता है आई नॉट बाई √2। अब आई नॉट क्या होता है, आई नॉट निकाला आपने 0.1 अपॉन √2, दिस इज आंसर हो जाता है। ये आएगा एम्पियर में। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जो सर्किट पे बेस्ड होते हैं। जरा हम इस सर्किट की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए इक्वेशन ऑफ करंट चाहिए, है क्या, ये कैपेसिटर का केस है। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, जो करंट होती है वो वोल्टेज से क्या करती है, लीड करती है। अगर मैं ऐसा ग्राफ बना के दिखाऊं आपको तो ये होता है, ये करंट होती है और इस साइड में होता है VC, ठीक है। इसका अगर देख रहे थे तो क्या था, इसमें था करंट यहाँ पर और वोल्टेज यहाँ पे था। तो यहाँ पे तो लीडिंग थी, यहाँ पे क्या कर रहा था, करंट लैग कर रहा था इसलिए -90 किया था। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज से करंट π/2 प्लस होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, यहाँ फेज कितना है, इसका फेज है 10t, तो 10t क्या आ जाएगा प्लस 90 का मतलब π/2, ये आ गया। अब यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू चाहिए तो आई नॉट की वैल्यू निकाल दो। सिंस आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है वी नॉट अपॉन, ये केस है किसका, XC का। तो XC का क्या केस होता है, वी नॉट अपॉन XC का मतलब होता है 1/ωc। तो वी नॉट ओमेगा C एक साथ आ गया। तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट की वैल्यू है 10, ओमेगा की वैल्यू भी कितनी 10, इंटू C की वैल्यू कितनी है 10 और 10 की पावर -6 क्योंकि माइक्रोफैरेड है। अब कितना आया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कम कर दोगे 10 की पावर -3 आ जाएगा। ये आ गया एम्पियर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए तो क्या आ गया, I इज इक्वल टू 10 की पावर -3, यहाँ पे आएगा साइन, यहाँ पे आएगा 10t प्लस π/2। दिस इज द आंसर, करेक्ट। फिर बात आई यहाँ पे कि आपको क्या फाइंड करना है कि हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए। तो आपको मालूम है कि जो I एवरेज होता है, I एवरेज किसके लिए, फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल जो होता है रिजल्ट इसका वो होता है 0, करेक्ट। और हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, फॉर हाफ साइकिल जो हाफ साइकिल के लिए रिजल्ट आता है वो होता है 2I0 अपॉन पाई। तो ये हो गया I नॉट की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन पाई, आंसर आ जाएगा एम्पियर में। तो इस तरह से आप इजी वे में रिजल्ट ऑब्टेन कर लेते हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।